A for B for J for he has 5 he used to, how many are left? चाइनीज टिकटॉक यूज करते हैं, उस मेक्सिको बॉर्डर से घुसते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी, हाँ। पबजी, लूडो किंग, जब आप चैट रूम्स में जाते हैं तो दे लुक फॉर सिमिलर काइंड ऑफ रिलीजियस ग्रुप। ये ट्रम्प सीरिया का ही तो प्रेसिडेंट हाथ मिला गया, $70 मिलियन का यूएस का था वो। हाँ। अभी दिसंबर तक। हाँ। वाओ। जब आपको कन्वीनियंट हुआ तो आपने उसको दो बना लिया, Please. और जब नहीं हुआ आप यकीन नहीं मानोगे यार, ऐसे लौंडों के ऊपर लौंडे बैठे हैं ऐसे बाहों में, और वो बंदूक चला रहा है और उसे चूम रहा है। And I'm amazed कि ये हो कैसे पा रहा है। अब तो सब अब आपके सारे रूल्स खत्म हो गए। it is nowhere mentioned in any format of Islamic text gay practices or obscenity is allowed. यूएस एड भिजवाता है तालिबान को, एक ऐसी कंट्री जो एक टाइम पे जिप्सी रूट थी, जहाँ पे इतना सारा खाना उगता था, जहाँ इतने सारे व्यंजन थे, सब कुछ था। हाउ टेररिस्ट फंडिंग के कई तरीके होते हैं, जिनमें सबसे फेमस जो सबको पता है वो है हवाला। राइट। और उसके अलावा भी बहुत सारे अभी नए और तरीके आ गए हैं, बट बिफोर गोइंग इनटू द न्यू वंस, हवाला के अलावा एक बहुत ही कॉमन वे ऑफ रेजिंग फंड इज़ थ्रू फेक एनजीओ रजिस्ट्रेशंस। तो हमारी गवर्नमेंट नॉट गवर्नमेंट बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लकूना है कि एक बहुत ब्रिटिश एरा का एक एक्ट है जिसका नाम है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1860s में लिखा गया था, 1860 में लिखा गया था। और उसका एक वन ऑफ द क्लॉजेस सेज कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप किस तरह से कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, आप 10-20 रुपए का फॉर्म भरा दो, और मतलब मेंबरशिप के लिए, और आप उसमें फंड्स डाल सकते हो इन द नेम ऑफ एनजीओज़। अब इस रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करेंगे तो अगेन यू कैन कम एज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपकी बॉडी सेम है, आपका फंक्शनिंग सेम है, सिर्फ नाम बदल जाता है। तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ रजिस्टर्ड हैं, फेक भी हैं उसमें, मतलब नॉट ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग बट सम ऑफ देम आर रॉन्ग। तो वो क्या करती हैं कि मान लीजिए मैंने इस घर का एड्रेस दे दिया कि ये मेरा एनजीओ है, और एक पैम्फलेट बना लिया, उसकी प्रोफाइल बना ली, और जितनी ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं स्पेशली वहाँ से बहुत सारा डोनेशन के नाम पे हम फंड्स रेस करते हैं कि हम गर्ल चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं, ऑर्फनेज के लिए है, विडोज़ के लिए है, XYZ ऐसे करके कई कारणों के एनजीओ बना दिए। तो ये एक चैनल और भी है जिसका FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर अब स्क्रूटनी होती है, बट कई बारी वो सरपास कर जाती है तो वो नहीं पता चलता है। एंड दैट्स हाउ दिस ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द मोड फॉर रेजिंग फंड्स फॉर इलीगल एंड इलिसिट एक्टिविटीज़ पर विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज टेररिज्म ऑल्सो। ये जो कश्मीर के अंदर मैंने अभी जो हमने एक इससे पहले शूट करा था एक कश्मीरी पंडित के साथ, तो हमने वहाँ पे कुछ कश्मीर के अंदर एनजीओज़ हैं जो कि अराउंड लिस्ट तो आई थी काफ़ी लंबी, तो उसमें चांसेस होते हैं कश्मीर में भी इसी तरीके से हवाला के थ्रू एनजीओज़ में पैसा आना। बिल्कुल, एक जैसा मैंने बताया कि ये बहुत इजी वे है, आप एनजीओ बना लीजिए और उसके थ्रू आप फंड्स आ रहे हैं। जब आपका स्क्रूटनी हुई, मान लीजिए आपका बैन हो गया एनजीओ, आप सेम एनजीओ बॉडी को दूसरे नाम से बुला लीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बहुत फेमस इंटरनली ग्रोन उसे बैन भी कर दिया रेडिकल था। ग्रुप है, हाँ। जिसको कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने बैन किया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से अभी तक कोई डायरेक्शंस नहीं आई हैं। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कई सालों से डिफरेंट नाम से इवॉल्व होता आया है। तो जैसे पहले वो SDPI था, फिर वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना, फिर उसको झारखंड स्टेट ने बैन किया, और आई थिंक छत्तीसगढ़ स्टेट ने भी बैन किया। तब उसका नाम बदल के उन लोगों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया। तो आप नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता ना, आपके अंदर जो काम चल रहा है वो तो वही चल रहा है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसमें आप सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन को आप थोड़ा सा डिफाइन करोगे अगर बनना चाहो? मान लो कि मैं एक ग्रुप ऑफ एक ऑर्फनेज में गई और वहाँ के बच्चों को मैंने अपने एनजीओ के अंदर एक कोई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने की बात कही। तो एनजीओ ने मेरे साथ टाई अप कर लिया, या मैंने उन बच्चों को अपने
तरफ ट्रांसफ़र कर लिया अपने एनजीओ में, और मैं उनको सॉफ्ट स्किल्स दे रही हूँ। मान लीजिए कंप्यूटर स्किल है, इंग्लिश स्पीकिंग, स्कूल एजुकेशन, थिंग्स लाइक दैट। अब उस दौरान मैं आपको किस तरीके से बात कर रही हूँ आपके साथ, आपको स्टेट के अगेंस्ट क्या क्या बता रही हूँ कि योर पेरेंट्स वर, फॉर एग्जांपल किसी के बच्चा है जो कि उसके फादर जेल में थे एंड ही डाइड इन द जेल, तो आप उसको ये बोलेंगे कि तुम्हारे फादर इनोसेंट था, उसके फ्रेंड हमारे फ्रेंड हैं, और हमें पता चला कि ही वॉज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, बट उसको सिस्टम ने ब्लेम करके जेल में डाल दिया, और जेल में फिर उसको मार पीट के मौत मिल गई। तो थिंग्स लाइक दैट। तो एक तरीका ये हो गया। फिर एक किसी को पकड़ेंगे, अच्छा तुम मुसलमान हो तो इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो नहीं होगा। या किसी रेप विक्टिम गर्ल को पकड़ लिया कि आप देखो, आपको, जो कि मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है कि आप किसी, अगर जैसे ये जो रॉन्ग डूइंग मदरसाज हैं या रॉन्ग डूइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आप पास जाइए तो बोलेंगे कि आप देखो हिंदू हो और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करती है। सऊदी अरेबिया में तो सीधा कोड़े मारते हैं और हैंग टू डेथ सज़ा है फॉर रेप, बट इंडिया में उसको जेल में डालते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और अल्टीमेटली वो बेल पे आ जाता है एंड ही कमिट्स रेप अगेन एंड अगेन। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। बट अगर आप इस्लाम कबूल कर लें और हम शरिया कबूल कर लें तो हम आपको सारे मिल के प्रोटेक्शन देंगे। जितने मुसलमान भाई हैं वो आपके भाई बन जाएंगे और आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये एक सॉफ्ट वे ऑफ रेडिकलाइजेशन होता है कि आप उनको कन्वर्जन पे मोटिवेट कर दें। कन्वर्जन करने के बाद सोन आगे, मतलब वो कहानी फिर आगे बढ़ती है। ये हो पा रहा है? ये होता है, बहुत अच्छा। जगहों पे होता है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट का एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ क्योंकि ये ऐसे स्पोरेडिक है, कहीं ना कहीं होता रहता है। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत वैलिड है ये होना। और मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ अ क्लैश ऑफ रिलीजन देयर कि क्रिश्चियनिटी भी लगी हुई है, इस्लाम भी लगा हुआ है, और मतलब उन दोनों के बीच में ये चलता रहता है वहाँ पे कि कहाँ कहाँ से फंड्स मैक्सिमम आ रहे हैं। Other way of raising funds for these organizations is through new method which is called digital portals. तो आपने अगर अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैगज़ीन देखी होगी या आईसिस की मैगज़ीन, तो उसके कवर पेज पे QR कोड होता है। तो जिसको आप स्कैन करेंगे एंड यू कैन मेक पेमेंट्स। तो वो डायरेक्टली आपसे मांग भी नहीं रहे हैं, बट दे हैव लेफ्ट देयर मार्क कि इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग। ये कौन सी मैगजीन होती है? वॉइस ऑफ हिंद। ये इनकी सेल्फ पब्लिश्ड मैगजीन्स होती हैं? Yes. और ये कहाँ बिकती हैं? बिकती नहीं, ये सर्कुलेट होती है ऑन डार्क वेब। बिकॉज जैसे ही आप इसको एक्सेस करेंगे, फर्स्टली यू कांट एक्सेस इट इजीली, बट पीपल लाइक अस हु कैन एक्सेस इट, वी सी कि हाउ दे आर प्रोपगेटिंग एंड डूइंग ऑल दिस। So it's a network on dark web, yeah. and then through Onion browsers, Yeah. you go to directly Yes. towards it. Yes. You download it and then you circulate it to these people who you want to create this so soft टेलीग्राम पे radicalism. मिल जाएगा आपको ये मैगजीन, सिग्नल पे मिल जाएगी ये मैगजीन, बट यू नीड टू बी इन पार्ट ऑफ दैट सर्कल और अ ग्रुप। तो एक तो वो QR कोड से हो गया, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हो गया। मोनरो इज वन ऑफ द पॉपुलर करेंसी, क्रिप्टो करेंसी विच इज़ यूज बाय ISKP। तो मोनरो यूज़ करते हैं वो। और इसके बाद जो नेक्स्ट वे ऑफ डूइंग इट इज़, जो आपके क्रेडिट कार्ड्स चोरी हो जाते हैं, अच्छा। तो वो डार्क वेब पे सेल होते हैं। फिर डार्क वेब पे उसको सेल करने के बाद दे रेज मनी, और वो उसको, जैसे मान लीजिए आपने ढूंढते ढूंढते आपको पता चला आपका क्रेडिट कार्ड इस पोर्टल पे बिक रहा है, तो यू विल वांट इट बैक। तो या तो वो आपके अकाउंट से स्वाइप कर करके यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, हैक करके सारा फाइनेंस आपका यूज़ करके दे विल परचेज, डू ट्रक ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, इलीगल काम करेंगे। और कई बार आपका जैसे वेबसाइट हैक कर ली, तो आप उनसे बोलेंगे भाई हैकर से कि यू गिव मी माय वेबसाइट बैक, तो दे विल टेक सम मनी फ्रॉम यू, जिसको आप रैंसम मनी भी कह सकते हो। तो इस तरीके से भी मनी रेज होता है। एक इंटरेस्टिंग मुझे लास्ट ईयर पता चला कि गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रेडिकलाइजेशन एंड फंड रेजिंग होती है। इस पे मैंने काफ़ी इलेबोरेट आर्टिकल्स लिखे हैं। बताओ थोड़ा सा। पबजी सबसे आसान तरीका था वैसे। कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, लूडो किंग, और बहुत सारे बॉट्स भी क्रिएट करते हैं वो। तो मान लीजिए मेरा कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है जिसको मैं इम्प्रोवाइज कर दूंगी बॉट्स यूज़ करके, और उसको कस्टमाइज़ कर दूंगी अपने हिसाब से। तो दीज डेज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। वो उसको
एक फॉर्मलाइज्ड वे में नहीं चलाते हैं, वो इस तरह से तरीके ढूंढ लिए उन्होंने कि गेमिंग प्लेटफॉर्म में मान लीजिए मैं ज्वाइन कर लूँगी, आई एम वेरी गुड एट शूटिंग कॉल ऑफ ड्यूटी में, तो इट्स ऑल अबाउट शूटिंग, तो मैं शूट कर करके सबको मार रही हूँ, तो दे विल बी रैंडम चैट रूम्स या ग्रुप्स जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको वो बुला लेंगे कि आप उसके मेंबर बन जाइए, आप उसके मेंबर बन जाएंगे, फिर वहाँ पे बहुत सारे स्किन्स और अवतार्स होते हैं जो आपको खरीदने पड़ते हैं टू अपग्रेड योर गेम्स। तो अब उसके लिए आपके पास पैसे हैं नहीं, तो यंग बच्चा क्या करेगा, राइट। वो पापा मम्मी का ई वॉलेट चुराएगा और उससे वो सारे खरीदेगा। अब ई वॉलेट आपने जैसी उस पर डाला, देर आर पीपल हु आर क्लोनिंग योर account. They will clone it and take the details of your banking and then use it as and when they want to use it. The radicalization also happens on gaming platform. जब आप chat rooms में जाते हैं तो they look for similar kind of religious groups या religion को belong करने वाले, या फिर people who are not very happy with their family, जो थोड़े deviated है, थोड़े अड़ियल टाइप के हैं, जिनको कोई सोच समझ डायरेक्शन नहीं है, या बिगड़े बहुत पैसे हैं, बिगड़े हुए हैं, तो उन सब टाइप के बच्चों को वो टैप करते हैं, यूथ को, बच्चे तो नहीं यूथ बोलूँगी, तो उनको वो टैप करते हैं और उनके साथ वो इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं। फिर वो इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, फिर दे कॉल यू फॉर अ कैचअप कॉफ़ी सेशन, तो आप सारे एक जगह मिलते हैं, फिर वो आपसे इसके बारे में, गेम के बारे में बहुत बात करते हैं, फिर वो गहरी मित्रता हो जाती है, फिर उसमें वो ऐसे एक ना दो कोई फ्रिंज एलिमेंट उनको नज़र आ जाता है जो कि रिबेल है एटीट्यूड से, तो फिर वो उसको साइड करके उसके साथ आगे प्रोग्रेस करते हैं, slowly they start indoctrination program or then recruit them in their as lone wolf actors. जैसे आप बच्चे बोल रही थी, मुझे एकदम वो कर्नल का डायलॉग आ गया, बच्चे नहीं है वो। हाँ, बच्चे नहीं है वो बिल्कुल भी। अच्छा, आपने यूके ग्रूमिंग गैंग का नाम सुना था, जो अभी हाल ही में अभी यूके पार्लियामेंट में उसके ऊपर बहुत बहस भी हुई है, अभी मुझे लगा 2-3 दिन पहले किया था, तब तो बहुत बहस हुई है जी। तो यूके में ग्रूमिंग। अच्छा, एक मजेदार बात ये, हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक एंटायर यूरोप, यूके, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल इन द वर्ल्ड कि ये एकदम से इतने लोग माइग्रेट होकर आ गए हैं यहाँ पे, एंड they are literally living, not, they are literally making it like another Pakistan. How is it possible? तो आप ये देखो कि हम अपनी कंट्री को के जो लेफ्ट लिबरल्स हैं वो उनको बहुत कोसते हैं हमारी कंट्री को कि हम लोग ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, हमने CAA और NRC इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग बैक पीपल हु डोंट बिलोंग टू इंडिया। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड policy in some shape and form, without going into the details of it, क्योंकि acts can have challenges and problems, वो अलग बात है, but अगर आप overall objective of these acts सोचें तो यही aim है कि हम अपने country को, इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज जैसा ना बनने दें, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो UK हो, क्योंकि आज के दिन में जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा लिबरल थी कि इतने सारे मुस्लिम्स वहाँ पे जाके सेटल हो पाए, एंड ये वही लोग हैं जो अपनी कंट्री में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन्स, बट दे फ्लू एंड दे हैव कम हियर एंड दे हैव आइडियोलॉजी, या कह लीजिए कि एक उनको 2 बच्चे ही अच्छे वाला नारा समझ में नहीं आता, तो दे हैव मल्टीपल किड्स एंड दैट्स हाउ दे पॉपुलेटेड दीज कंट्रीज, एंड जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स हैं या फिर रिलीजियस राइट्स हैं वो इतने ज़्यादा लिबरल हैं कि वो उल्टा ही भारी पड़ गया उन कंट्रीज़ के, होस्ट कंट्रीज़ के लिए। इसीलिए ट्रम्प ने ये जो भी इमिग्रेशन को लेकर के स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, आई थिंक इट इज़ जस्ट फोर सीइंग द फ्यूचर प्रॉब्लम्स कि हाउ इट विल इम्पैक्ट हिज कंट्री, एंड इसीलिए स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं जो बहुत ही जेन्युइन केसेस हैं या जो कि अपनी आइडेंटिटी और क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर पा रहे हैं, उनको ही वहाँ पे शरण मिल रही है। जब आइसिस ने अपना तांडव रूप दिखाया, प्रकोप दिखाया, and they became so violent and barbaric, what happened that so many of these Muslims wanted to flee into these European countries or bordering countries of Europe. So they started making fake passports, creating fake accounts to show the credibility, and the corruption added to all this, and that's how so much of migration took place, and that's what we see today is the outcome of
these liberal policies and weak government The new stance. the new card that they are playing is the sexuality card. So apparently, if you are a Muslim, you cannot be gay. And then Pakistanis are claiming that they are gay, and then they want to get in US through the gay card. Yeah. Yeah, there are a lot of things that they Yes. use like this. कोई Right. gay बोलेगा, कोई बोलेगा कि women protection, कोई बोलेगा minority protection. So there are a lot of minorities in Pakistan also. या फिर those who pretend to be minority and then they go abroad because US policy, European policies are very pro-minority. So they use all these tactics to create fake identities and fake I'm very amazed that 56 Islamic nations are not welcoming these people, but apparently these people are like getting in ghettos yeah. and surround. मतलब ये हैरानी वाली बात है, खुद ही देखने वाली. ऑब्वियसली मतलब आई थिंक क्योंकि जो वेल अवेयर या जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम में नहीं बिलीव करते हैं या फिर दोज हु डोंट हैव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स दे क्लियरली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन why this migration is taking place, why there is multiplication and mushrooming of population, and that is why most of these Muslim countries don't want to convert their country as Pakistan. तो अभी हाल में ही सऊदी अरेबिया ने 7,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया. दे केम एज बेगर्स, सो उसने उनको डिपोर्ट कर दिया वापस पाकिस्तान में. एंड उनके कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके जब स्पीच देते हैं, दे टेल दिस ऑन द फेसेस ऑफ दीज पॉलिटिकल पीपल ऑफ द यूरोपियन पीपल दैट इट इज़ योर पॉलिसीज विच आर अलाउइंग इट टू हैपन. वी अंडरस्टैंड दैट they are not really doing any good to the religion, and that is why we do not allow their entries. So I think there is lack of political understanding in the European countries and lack of understanding on the religion, and the biggest problem is the politics that they want to do in their country, which is backfiring them now. और ये सारी मुसीबतें उनके ऊपर आ रही हैं. राइट. मजेदार बात है कि सऊदी ने मना कर दिया पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने के लिए सऊदी नेशनल्स को. हाँ. ये भी एक मजेदार बात बट हाँ, है. यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि लॉट ऑफ चाइनीज men are मैरिंग पाकिस्तानी. अच्छा, ये चाइनीज़ के बारे में आपने बात करी, मेरे को ये भी एक अभी हाल ही में आपने सुना होगा, चाइना बहुत पहले से वो फार्मलैंड्स खरीद रहा था यूएस में, बट वो सिर्फ नेशनल्स के लिए था जो वहाँ पे, उससे पहले क्योंकि पॉलिसीज, इमिग्रेंट पॉलिसीज इतनी सॉफ्ट थी. आई थिंक क्लिंटन के टाइम की बात होगी, और ये काफ़ी सॉफ्ट पॉलिसीज थी. फिर उससे पहले 60-70s के टाइम पे बहुत सारी फार्मलैंड्स खरीदी थी. तो अब मज़ेदार बात ये हुई है कि चाइना एक मास डिपोर्टेशन कर रहा है थ्रू मैक्सिको बॉर्डर, और इसके जो रूट्स हैं वो टिकटॉक पे दिखते हैं. तो अपेरेंटली यू गो एंड एक्सेस टिकटॉक, और वहाँ पे ना ऐसे वो बना हुआ है पूरा एक अलग अलग वीडियो स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल. चाइनीज टिकटॉक यूज़ करते हैं, उस मैक्सिको बॉर्डर से घुसते हैं. अब आप बताओ, चाइना का यूएस, चाइनीज़ लोगों का यूएस में क्या काम? यूएस तो नहीं चाइना को पसंद करता है. तो जो वहाँ पे चाइनीज़ लोग हैं जो वहाँ पे फार्म लैंड चला रहे हैं, जो अब छोटे छोटे उन लोगों ने क्या करा है, बार्स खोल रही हैं या मोटेल्स खोल रही हैं, वहाँ पे वो लोगों को वहाँ रख रहे हैं और उनसे काम करा रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि मास इमिग्रेशन पॉलिसी ऐसे भी काम कर रही है, राइट. और मुझे लग रहा है जो ये वाले मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से उठ के जाते हैं, वो उन अमीर मुसलमानों के यहाँ जाकर उनकी डर्टी लॉन्ड्रीज का ज़्यादा मुझे लग रहा है. हाँ, मतलब टू गेट एंट्री इनटू वेल डेवलप्ड कंट्री, तो वो किसी भी ऑड जॉब के नाम पे चले जाते हो, जिसको ये भी कहते हैं ना डंकी, और राइट. एक देयर इज वन कबूतरबाजी, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं इस टाइप की इमिग्रेशन के लिए. और चाइना अमेरिका एक दूसरे को शायद पसंद ना भी करते हो पॉलिटिकली, बट देर इज़ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन द चाइनीज़ मार्केट ऑफ द अमेरिकन्स. वहाँ पे प्रॉपर मैं यूएस गई हूँ कई दफ़े, और वहाँ की काफ़ी सारी पॉपुलर सिटीज़ में चाइनीज़ कॉलोनीज़ हैं प्रॉपर. वहाँ पे उनकी शॉप्स हैं, वहाँ उनके रेसिडेंसेस हैं. दे आर डोनेटिंग अ लॉट इनसाइड द इन द अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस. सो चाहे वो जो भी कहें, there is so much of dependency that it is very difficult to take them out of their hair. And of course जो गरीब चाइनीज़ है वो वहाँ सेटल होना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो वो आ जाते हैं लेबर जॉब्स के लिए.
and Chinese also want to create their own colonies so that they can create dominance and diaspora which is so strong that Americans cannot move. आपको अभी के टाइम में पता होगा कि इंडिया के बहुत strong diaspora है US में, अफ्रीका में. Now China is trying to create that kind of diaspora which can match to certain countries, but मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इतना सक्सेसफुल नहीं होगा बिकॉज जो इंडियन डायस्पोरा है एक तो वो मैक्स 99.99% लीगल वे से जाता है. दे गो फॉर वाइट कॉलर जॉब्स, नॉट फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स. ब्लू कॉलर के लिए भी जो जाते हैं वो रूल्स फॉलो करते हुए भी जाते हैं. तो they are giving back to the American society in terms of innovation, in terms of education, unlike the Chinese who are calling their laborers who are not really contributing back to the American society. तो ये एक difference है, but China is definitely using the concept of colonizing itself, चाहे वो border states हो इंडिया के आसपास, चाहे वो अमेरिका हो. अच्छा एक बात बताओ, चाइना में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं हो पाई हैं इतनी? सॉरी, चाइना में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उनके आइडियाज़ बहुत क्लियर हैं. वो अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो भी है वो पाकिस्तान में भी शायद इसीलिए ज़्यादा मौजूद है क्योंकि उनको पता है कि इट प्रोपोगेट्स टेररिज्म एंड दे डोंट वांट इट टू कम एंड बाइट देम. तो इसीलिए भी वो अपना डोमिनेंस बना के रखना चाहते हैं. दे डोंट वांट द यूगर्स टू इंटरेक्ट विद एनी अदर कंट्रीज मुस्लिम कम्युनिटी बिकॉज उनको फियर है कि दे विल collaborate and mobilize against the Chinese. तो इसीलिए उनकी जो policies हैं बहुत ज़्यादा strong है about the religious representation and religious freedom. इसीलिए वहाँ पे नहीं है ज़्यादा. हाँ, ये भी हैरानी की बात है कि चाइना में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है. वाओ, सोचने वाली बात है. अच्छा 2001 की बात है, CIA ने अफगानिस्तान में अफीम उगाने का बोला. उससे पहले तो वहाँ पे फसल उगती थी अच्छी खासी, काफ़ी फूड उगता था, राइट? अब ये ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ बढ़ गया सब 2001 के बाद, है ना. US एड भिजवाता है तालिबान को. ये अभी रिसेंटली आपने फरवरी 23 की बात है, कांग्रेस मीटिंग थी और उसमें बोला गया कि आप US एड जो तालिबान को भिजवा रहा है वो क्यों भिजवा रहा है. जैसे कि आपने बताया कि NGOs के थ्रू पैसा बांटा जाता है. तालिबान को हर हफ्ते पता है कितने रुपए भिजवाए जाते हैं? सोचो आप कितने भिजवाए जाते होंगे हर हफ्ते कैश भिजवाया जाता है प्लेन में. एक कार्गो प्लेन होता है ना जो उसमें कैश भिजवाया जाता है. सोचो कितने भिजवाए जाते हैं. आप बताइए. Just throw me a number, like a simple number, a small number that comes in your mind. $10 billion. नहीं ये ज़्यादा होगा. $40 मिलियन हर हफ्ते भिजवाया जाता है. तो महीने का हो गया 160 मिलियन डॉलर हो गया, राइट? ये तो वो है जो उन्होंने बताया है. उसके आगे, और वो भी कैश, लाइक लिटरली देयर इज अ प्लेन वेटिंग एट द एयरपोर्ट, बूम लैंड दिया तालिबान में एंड लो जी आपके $40 मिलियन, वापस यहाँ आ गया और फिर अगले हफ्ते फिर $40 मिलियन. CIA का एक एक्स ऑफिशियल 2023 में अफगानिस्तान विजिट करता है. जब वो पॉपी रिकॉर्ड्स देखता है सारे, वो ये देखता है कि एक ऐसी कंट्री जो एक टाइम पे जिप्सी रूट थी, जहां पे इतना सारा खाना उगता था, जहां इतने सारे व्यंजन थे, सब कुछ था. हाउ ऑल ऑफ अ सडन वो एक अफीम उगाने वाली स्टेट बन गया? हाउ का आंसर आपने दिया ना, क्योंकि अमेरिका इतने पैसे बचा रहे हैं. राइट. मुझे ऐसा भी लगता है कि अमेरिका अपने आप को सफेद ज्यादा दिखाने के लिए कि हम अंग्रेजों से ज्यादा सफेद हैं, वो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करता है. मेरे पास पूरी लिस्ट है, अभी जो हम अगला शूट करने वाले हैं उसके लिए उन्होंने कोई लिस्ट प्रिपेयर करी है. तो उसमें ना ये हैरानी वाली बात है, जैसे आपके हकानी नेटवर्क है, तहरीक तालिबान है, ये सब इन्वॉल्व है उनमें, पता है? बिल्कुल. हाँ. वो भी इन्वॉल्व हैं और इसीलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम आप अगर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके न्यूज़ लेटर्स पढ़ेंगे या इनका शबनमे पढ़ेंगे. शबनमे इज बेसिकली नाइट लेटर्स दैट दे राइट टू देयर पीपल. शब इज नाइट एंड नमे इज लेटर्स. तो शबनमे लिखते हैं.
और उसमें वो अमेरिका की काफ़ी बुराई करते हैं अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका एक तरफ तो उनको गलत काम करने के लिए इनकरेज करता है, पैसे भेजता है, ड्रग्स उनसे उगवाता है, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कराता है, बट दूसरी जगह वो हमारे बारे में बुरा भी बोलते हैं कि we want to do war on terror from Afghanistan and they blame on other countries for emanating terrorism. तो इस तरह की बातों को लेकर के कई बारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खुद अगेंस्ट भी लिखते हैं। अलकायदा का पूरा जो मोटो था या अलकायदा का जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन था वो पूरा इसी पे बेस्ड था क्योंकि वो अमेरिका की इस असलियत को जानते थे कि वो अमेरिका कर क्या रहा है। दैट इज़ व्हेन ओसामा बिन लादेन वेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू अफगानिस्तान टू वेज अ वॉर अगेंस्ट अमेरिका क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इन्वाइटिंग द बूट्स ऑन ग्राउंड इन फ्रॉम अमेरिकन्स। तो ये चीज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी पता है, इसीलिए तालिबान ने जो तालिबान नया आया है उसने उनको अनवेलकम किया और सारे पॉपी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर आप उनके अभी रिसेंट की डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, दे एक्चुअली डू पेट्रोलिंग, दे डिस्ट्रॉय ऑल दी पॉपी फील्ड्स। सिर्फ गिने चुने कुछ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, तो वो भी बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस होती है वहाँ पर भी, जिसके बाद ही वो पॉपी ट्रेड होता है। तो ये बात इसीलिए वन ऑफ द रीजंस तालिबान इज़ ऑल्सो अगेंस्ट अमेरिकन्स बिकॉज दे नॉट जस्ट are influencing the culture of Afghanistan but also spreading drug trafficking and things like that. तो इसलिए तालिबान उनके खिलाफ है इस वक्त। अच्छा, जब आपने ये 48 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे, आप इनको ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात किस ऑर्गेनाइजेशन की लगी कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये लिटरली, जैसे हम ब्रेकिंग बैड देखा है, ब्रेकिंग बैड देखा है ना, उसमें तो वॉल्टर वाइट ऐसे खड़ा होता है, उसके सामने उसकी बीवी बैठी होती है, तो वो कहता है आई एम द डेंजर, आई एम नॉट इन द डेंजर, आई एम द डेंजर, आई एम द वन हु नॉक्स, राइट। और फिर उसके बाद एक बात बोलता है, मैं एक ऐसा बिजनेस चला रहा हूं कि अगर वो मैं नहीं गया तो नेस्डैक पूरा डाउन हो जाएगा अगर मैं नहीं गया, रिमेंबर। तो ये औरा था उस आदमी का। तो आपको क्या लगा यार कि ये 48 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब ऐसे मुझे जैसे कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, खालिस्तान कमांडो है, खालिस्तान टाइगर है, ये तो तमिलनाडु तो खैर उसी वक्त खत्म हो गया, वो तो इतना ज्यादा रिवाइव हो नहीं पाया। रिट्राइवल ट्रूप्स, लिबरेशन, इसमें से कौन सा था जो अमेजिंग हो गया एकदम कि भाई शौक ही हो गया एकदम? क्या लगा आपको, कौन सा था? मैं एक्चुअली मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग इस पाकिस्तान के दो ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। बताइए। इसलिए मतलब ऑब्वियसली व्हेन आई लुक एट अल-कायदा, व्हेन आई लुक एट आइसिस, तो ठीक है, मतलब आई गेट इट, दे आर द मोस्ट डेंजरस प्रॉबेबली, बट मुझे ये दोनों इंटरेस्टिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि हाउ कनिंगली दे आर सो वेल ऑयल्ड सिस्टम विद पाकिस्तान। इतना वेल ऑयल्ड है कि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चल ही उनकी बदौलत रहा है। चाहे वो हम IMF के लोन की बात करें, चाहे वो हम वर्ल्ड बैंक की लोन की बात करें, वो आ ही रहा है इसलिए क्योंकि दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर और उनके नाम पे आ रहा है। वो पैसा एक्चुअली में वहाँ स्पेंड भी नहीं हो रहा है जहाँ के लिए वो पैसे आ रहे हैं। इट इज़ बीइंग डाइवर्टेड टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जिस दिन उनका पैसा रुकेगा उस दिन वो उनकी शामत आएगी, चाहे वो ISI हो, चाहे वो पाकिस्तान गवर्नमेंट हो। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और जैसे कि मैंने बोला कि लश्कर-ए-तैयबा है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट दे फंक्शन लाइक NGOs इन देयर ओन कंट्री। तो उनके पास मास पॉपुलर मतलब दे आर पॉपुलर अमंग द मासेस, एक पॉपुलिस्ट ग्रुप बन गया है वो। और मतलब उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट है वहाँ पे कि वो अपनी गवर्नमेंट की भी 2 मिनट के लिए बात नहीं सुनेंगे जितनी स्ट्रांगली वो LET की बात सुनेंगे। इसीलिए द डिपेंडेंसी इज़ नॉट ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन दी गवर्नमेंट बट अदर वे राउंड, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कुछ काम कराना है या करना है तो वो इन्हीं के पास जाते हैं कि हमें मास सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाउ द टू ऑर्गेनाइजेशंस आर सो वेल एंगेज्ड with the government system और democratic system of Pakistan, quote unquote democratic, क्योंकि जब FATF हुआ
तो उन्होंने उसको ग्रे लिस्ट में डाला। अब ग्रे लिस्ट के डर से उनकी फंडिंग्स रुक गई, उनको एड्स मिलना रुक गया। तो उन्होंने इनको हाफिज़ सईद को बोला कि प्लीज़ आप थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाइए, हम हल्ला मचाएंगे कि हमने आपको जेल में डाल दिया है, हम आपको सारी सुख सुविधा देंगे, आप फ्रीली घूमिए, बट हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, तो आप थोड़े दिन ऑपरेशंस मत करिएगा, अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मत करिएगा। तो ये आराम से हाउस अरेस्ट कह लीजिए या फ्रीली घूम रहे। और फिर उसके बाद इन्होंने हल्ला मचाया कि हमने तो टेररिज्म कंट्रोल कर लिया है और इनको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। फिर फंडिंग आने लग गई, फिर ये कुछ शुरू करते। तो ये बड़ा अच्छा इनका चलता रहता है, राइट गिव एंड टेक। अच्छा, एक और मजेदार बात है कि कहने को तो मतलब एडल्ट बात है कि कहने को तो ये लोग इतने कट्टर इस्लामिक रूल्स फॉलो करते हैं, बट जब बात लौंडा नाच देखने की आती है या जब बात ट्रक लौंडों को बिठाकर उनको अपनी जांघों पे, हाँ मतलब एज यू नो कि किस तरीके के लोग हैं, राइट, तो इनका एकदम सब बदल जाता है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक रिपोर्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक लेजिट रिपोर्ट है कि लौंडा नाच और बच्चाबाजी, नॉट लड़कियां, आई नो, इज सो रेलिवेंट। हाँ, आई एम सो अमेज्ड कि अपनी सेक्सुअल अर्जेस को मारने के लिए अब सारा तालिबान और सब एकदम खत्म। बिल्कुल। यू नो, आई एम फॉलोइंग अ पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड आई डोंट नो रैंडमली वो कैसे आ गया, बिकॉज मेटा डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट गन्स, वायलेंस एंड एनीथिंग। मेटा इज लाइक तुम लो, मुझसे ले लो जो ले सकते हो, आई एम द डार्क वेब। तो उसने क्या करा, उसने मेरी फीड पे एक आदमी को भेजा और वो गोली चला रहा है। और मैंने कहा यार ये कैसा अकाउंट है, क्योंकि ऐसे 70-80 लोग बैठे और गोली चला रहे हैं आके, राइट, ऐसे ही होता है ना तालिबान में तो सब। एंड आई वाज लाइक ओ दिस इज सम ग्रेट अकाउंट, एंड मैंने उसको क्लिक करा और इसकी वीडियोस देखनी शुरू करी। एंड आप यकीन नहीं मानोगे यार, ऐसे लौंडों के ऊपर लौंडे बैठे हैं ऐसे बाहों में और वो बंदूक चला रहा है और उसे चूम रहा है। एंड आई एम अमेज्ड कि ये हो कैसे पा रहा है, यहां तक ही पहुंच कैसे पाई सिचुएशन। अब तो सब अब आपके सारे रूल्स खत्म हो गए। वाओ। नहीं, ये बहुत कॉमन चीज़ है वहाँ पे। और वो इसका जस्टिफिकेशन चाहे जो दे, बट इट इज़ अन इस्लामिक प्रैक्टिस। Right. इट इज़ nowhere mentioned in any format of Islamic text कि this kind of gay practices or obscenity is allowed as per the laws of Islam. तो उन्होंने अपने शौक पूरे करने के लिए इस तरीके की इजाद कर दी। हाँ, तो यार पता है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई मैं बहुत एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो YouTube ऐसे एकदम पकड़ लेता है। तो बट कितनी मजेदार चीज है यार ये, कितनी मजेदार चीज है। आपकी सेक्सुअल अर्जेस के आगे सब कुछ एकदम खत्म हो जाता है, राइट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जब आप अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जब आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ये पैदा इसलिए हुई है क्योंकि ऑपरेशन के कारण। ओसामा बिन लादेन, ये तो एक पॉलिटिकल थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ओसामा बिन लादेन पैदा तो अमेरिका नहीं करा है। मानते हो आप या नहीं मानते हो? नहीं, अमेरिका ने पैदा, ओसामा बिन लादेन was anti-America. Okay. It is not a creation of Al-Qaeda is not really a creation of US. ISIS can be called as a creation of Oh US. wow, please go ahead. Taliban can be called as a creation of US. जो अलकायदा है वो तो उसका बिगिनिंग ही अमेरिकन आइडियोलॉजी, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, एंटी अमेरिका से ही शुरुआत हुई। जब अमेरिका, मैंने अभी इनिशियल फेज बताया कि जब अमेरिका ट्रेड करने पहुंचा सऊदी अरेबिया से, तो अलकायदा, ओसामा बिन लादेन वाज अ वेरी वेल एजुकेटेड थियोलॉजिस्ट। तो उसको पता था कि क्या हो रहा है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इट्स हिज कंट्री सोसाइटी। तो उसने रिबेल किया, बट उसकी किसी ने सुनी नहीं, बिकॉज इट वॉज पावर ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर एंड ग्रेट गेम एंड एवरीथिंग। तो उसकी किसी ने सुनी नहीं, तो उन्होंने एक अपना बेस बनाया जिसका नाम अरबिक में अलकायदा है। अलकायदा मीन्स द बेस, सो दे मेड द बेस इन अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक टर्बुलेंस चल रहा था,
with मुजाहिदीन movement and things like that, Russia, Soviet invasion और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो they went there, they fled or they created their base in Afghanistan to fight against the Americans. So it is not a अच्छा creation of the Americans, but Taliban is definitely The creation. of Right. US Right. because जब कोल्ड वॉर हुआ तो यूएस डिड नॉट वांट द यूरेशियन रीजन विच इज़ बेसिकली हैविंग वार्म वाटर्स. अगर आप मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी थोड़ी पढ़ेंगे तो उसमें बता पता दीजिए आप, चलेगा please. कि हाँ. मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी ये कहती है कि जो यूरेशियन पे कब्जा कर लेगा वो वो वर्ल्ड पे हाँ. कब्जा कर सकता है, मतलब वर्ल्ड का राजा होगा, हाँ. डोमिनेंस होगा, हाँ. हेजिमन होगा. तो फॉर वेरियस रीजंस, अब उसको हम ठीक है, थियोरेटिकली नहीं जाएंगे. तो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि सोवियत ने वहाँ इन्वेजन कर लिया है, और वो परेशान था क्योंकि कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन द सोवियट्स एंड द अमेरिकन्स. तो उन्होंने सोवियत को काउंटर करने के लिए वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया. तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक ये तो उनकी स्ट्रगल चली रही है, बट ईरानियंस और सऊदी अरेबियन की भी अपनी एक स्ट्रगल चल रही है, बिकॉज इट इज़ अ शिया वर्सेस सुन्नीज़म. right. वो पैन इस्लामिक सीट ऑफ इस्लाम बनना चाहता था सऊदी अरेबिया, एंड समवेयर ईरान थॉट दैट शीइज्म शुड बी द सेंटर ऑफ द इस्लामिक सीट. तो इन दोनों का स्ट्रगल आपस में चल रहा था उसी रीजन में, और इधर सोवियट्स भी थे. तो अमेरिका ने अपनी साइड चूज़ करी सऊदी अरेबिया को, और उन्होंने देखा कि अभी ये इंडिया पाकिस्तान का भी कुछ कुछ चल रहा है. तो उन्होंने देखा कि ज़िया इज़ वेरी रिलीजियसली फंडामेंटलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो उनको ये पूरा उन्होंने एक मैप ड्रॉ किया कि वो यूज़ करेंगे सऊदी फंड और उस फंड को पहुंचाएंगे पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे ज़िया नाम का एक भक्षी बैठा हुआ है हु वांट्स टू हॉग लॉट ऑफ मनी, एंड ही offered his country for funneling and channeling of the money from Pakistan to Afghanistan. So this is how the money trail worked, and they raised an army. So there was Mujahideens who were fighting against the Soviets, and they wanted to raise the army which fights the Soviets in place of the Americans. तो उन्होंने तालिबान को formulate किया through madrasa education in the northwest frontier province which lies between India, Pakistan and Afghanistan. तो वहाँ के जितने भी मदरसाज हैं उनको उसमें फ्लेट करके ये सारे आ गए थे अफ़गान्स. तो उनको उन्होंने फंड्स पहुँचाए मदरसा में, और उनको एंटी अमेरिकन एंटी रशियन सारी एजुकेशन दी. एंड उसका जो सिलेबस है इंटरेस्टिंगली वो नब्रास्का यूनिवर्सिटी ने बनाया, जिसमें उन्होंने किताबें निकाली. ABCD पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा A फॉर अल्लाह, B फॉर जिहाद, B फॉर बॉम्ब, J फॉर जिहाद. और उसमें मान लीजिए मैथ्स करना है, मैथ्स का क्वेश्चन करना है, तो क्लास 5 की जो मदरसा किताब है, मैंने उसको अपनी PhD के दौरान एक्सेस किया था. तो उसमें मान लीजिए उन्होंने लिखा है कि बाबा वांट्स टू गो एंड किल द काफिर्स. ही हैज़ 5 bombs, he used 2, how many are left? तो वो बॉम्ब्स और काफिर के एग्जाम्पल्स यूज करके क्या एक सेकंड ये किताब कहाँ है, ये जो आप बता रहे हो, ये किताब है कहीं हाँ है अफगानिस्तान में कुछ लोगों के कलेक्शंस में है. Unfortunately, I could not carry them, but I carried some pictures with me, so that because of my research and my PhD, so I carried that photograph with me. But हाँ इस तरीके की है, उसमें कहानियाँ हैं कि अली जो है वो घूमने जाता है, उसको वहाँ पे काफिर मिल जाते हैं, तो फिर वो तो इस तरीके की उन्होंने कहानियाँ भी बनाई हैं जिसमें वो रिलीजियसली रेडिकलाइज कर रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, जो अमेरिकन है वो काफिर है, जो सोवियत है वो काफिर है. तो सब ने अपने अपनी साइड्स चूज कर रखी हैं. कोई मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा है, कोई तालिबान को सपोर्ट कर रहा है. मुजाहिदीन कौन होते हैं एक बार बताओगे आप? मतलब दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन कंट्री. ओके. अब तो वो नंबर में नहीं है. जो अहमद शाह मसूद का नेशनल हीरो, ही वाज पार्ट ऑफ दैट, एंड ही वाज fighting for his country, and he was fighting the communist ideology, and then eventually came the Americans. तो उन्होंने दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और he was for one tenure also a defense minister. आज के दिन में उनका बेटा
Ahmad Masood is fighting against against the Taliban, unfortunately, because Taliban wants to spread religious fundamentalism in some form, and Ahmad Masood doesn't want that. So of course there is change of enemy Conflict and of interest. हाँ conflict of interest, but उनकी जो मुजाहिदीन की शुरुआत है वो इसी तरह से हुई थी, क्योंकि they didn't want the communism to spread in their country, and Americans came and they said कि we will also fight against these communism. तो ये वहाँ पे इस तरह का जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. जब आप बोल रहे थे ना अभी, तो मुझे ना 3 चीजें एकदम से दिमाग को स्ट्राइक करी. पहले तो कम्युनिज्म पे बात, एक लाइन ही, बस एक लाइन. आई एम सो अमेज्ड कि लोगों को लगता है कि कम्युनिज्म उन सबका माई बाप है, बट कम्युनिज्म ने इस दुनिया में इतने लोग मारे हैं जितने लोग किसी ने नहीं मारे. ना की सुल्तान ने मारे, ना किसी डिक्टेटर ने मारे, ना किसी मोनार्क ने मारे, ना यहाँ तक कि पुराने राजाओं ने भी इतने लोग नहीं मारे जितने कम्युनिज्म ने मारे. है ना? Like if you go there, out there, not even do a simple research, like just put how many people communism have killed, and that's out there. And I'm amazed they don't know that. फिर अभी हमारे पास मिस्टर राजीव डोगरा आए थे उस दिन, जिस दिन आप भी आए थे उस दिन. उन्होंने एक बड़ी अमेजिंग बात बताई. जिया उल हुलक ने पैलेस्टीनियंस को मार दिया था, है ना? और भी 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 70,000 पैलेस्टीनियंस को उसने मार दिया. मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया. उम्मा कॉन्सेप्ट इज गॉन आउट ऑफ द विंडो, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज जिया उल हक उनका बाप था, है और रहेगा. अमेजिंग. और फिर तीसरी मजेदार बात, आपने एक बात बताओ मुझे, जब आप ये सब रिसर्च कर रहे थे, जब आप ये सब देख रहे थे, राइट, कभी इसमें किसी ऐसे बंदे का जिक्र आया है, किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी टेररिस्ट का, जो आपको लगा कि यार ये आदमी, इसकी पर्सनालिटी, इसका काम करने का तरीका है? कुछ लगा आपको ऐसा? जैसे मुझे वो कंट्री याद नहीं आ रही है, ईरान, पता नहीं, ईरान और सीरिया के बीच में शायद 1970s में सीरिया एक ऑपरेशन कर रहा था जहाँ पे, और एक आदमी था जिसने फिर अभी वो छोड़ दो 1970, अभी का देख लो आप, ये ट्रम्प सीरिया का ही तो प्रेसिडेंट का हाथ मिला गया. $70 मिलियन का यूएस का टेररिस्ट था वो. अभी दिसंबर तक. वाओ. तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इसको बोलते हैं, कि जब आपको कन्वीनियंट हुआ तो आपने उसको दोस्त बना लिया, और जब नहीं हुआ तो आपने दुश्मन बना लिया. जैसे अब सद्दाम हुसैन है, वो पहले एक पॉइंट पे अमेरिका का काफी अच्छा दोस्त था, एंड फिर उसके बाद वो डिक्टेटरशिप में जब तब्दील हुआ और उनको उस सद्दाम हुसैन के तरीकों से दिक्कत आने लग गई, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रायल बन गया. एंड वी ऑल नो, द वर्ल्ड नोज हाउ ही वाज किल्ड, हाउ वाज ही अरेस्टेड, एंड व्हाट हैपेंड टू सद्दाम हुसैन. उसे पागल कर दिया था सद्दाम हुसैन. अगर आप सद्दाम हुसैन को कोई ट्रायल देख लेगा ना पूरा, आप यकीन मानो, बट वो आदमी पागल होने के बाद भी खड़ा रहा. मैंने उसका पूरा ट्रायल देखा है. हाँ, आपने उसकी वो देखी जब उसने टेक ओवर किया था एज अ president of his country? नहीं, वो नहीं देखा मैंने. You should see, he picked up people from his audience. Yes. जिन्होंने उसके अगेंस्ट बोला था, और उसको वहीं शूट कर दिया बाहर ले जाके. Yes. And people call him dictator. Yes. People call him dictator. Wow. भाई मुझे ना इसीलिए यूएस बहुत पसंद है. पता है, एक्चुअली यूएस की बात भी नहीं है. At the end of the day, capitalism will win. बिल्कुल. Capitalism win, and national interest always comes first before your friends' interest. Right. तो अगर आज के दिन में इंडिया कुछ स्टैंड ले रहा है, तो हमें उसको नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे देख करके सपोर्ट करना चाहिए. चाहे वो हमने जो पाकिस्तान के साथ किया उसकी बात हो, चाहे हम कोई ऐसी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को ला रहे हो, तो उसको भी हमें एज ए नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए. टाइम्स हैव चेंज्ड. हम अभी पंचशील पैक्ट और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के भरोसे सिर्फ नहीं रह सकते हैं. एवरी कंट्री इज वर्किंग फॉर देयर ओन कंट्रीज बेनिफिट. सो व्हाई शुड इंडिया स्टे बिहाइंड एंड टॉक अबाउट गांधीइज्म और नेहरूविज्म? तो हमारे लिए अपना, मतलब वी शुड बिकम रियलिस्ट एंड हार्ड पावर, बिकॉज आप सॉफ्ट पावर से हर चीज नहीं जीत सकते. गया वो दौर. हाँ, that दौर इज गॉन. अच्छा, मैं कह रहा था, आपको लगा ऐसा जब आप इतनी रिसर्च कर रहे थे इन सब चीजों में, कोई एक ऐसा अमेजिंग आदमी आपको दिखा? नहीं दिखा? कोई दिखा आपको? दिखा तो बताओ. नहीं दिखा? नहीं. मतलब why should I praise any terrorist organization? See, you don't have to praise them, but
the working style of someone that shocked you? Wow, what is this? मतलब it is not shocking, but I was kind of not impressed, but something like, कि how this organization is making fool out of everybody. वो मुझे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में दिखता है आज के दिन में. केरला गढ़ भी था उसका. Yes, प्लीज आप था नहीं है. अच्छा मैं हाँ, ठीक तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि बहुत इजीली सरवाइव कर जाता है. हर बार उसके अगेंस्ट हम हर 6 महीने साल भर में एक न्यूज़ आती है, फिर वो दब जाती है. अब ये मे बी इन टाइम्स टू कम जब सर्टेन फाइल्स विल बी डीक्लासिफाइड, वी विल नो हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव. बट जो मुझे उसका रूट कॉज लगता है वो मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जब तक वो एक्ट को हम एमेंड नहीं करेंगे, एंड आई होप कि आपके प्लेटफॉर्म से ये बात इम्पॉर्टेंट लोगों तक पहुँचे कि टिल द टाइम वी डू नॉट अमेंड दिस एक्ट, we are not going to get rid of organizations like Popular Front of India, because the way they function, and it's very hard to root them out because उनके पास mass support है, as they say we are हेल्पिंग द नीडी. अब उनके प्रोग्राम्स क्या हमारे गवर्नमेंट ने बनाया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह उनके भी मोटोज हैं. क्या? सब स्कूल चले, सबका एक गांव, इस तरीके के उनके भी मोटोज हैं जिनको वो यूज़ कर करके ये दिखाते हैं कि हम फिलैंथ्रफी कर रहे हैं, वी आर हेल्पिंग द सोसाइटी, बट दे आर नॉट रियली हेल्पिंग. दे आर यूजिंग सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन tactics to radicalize this community, which we saw were fighting in the Delhi riots of 2022. जब ट्रम्प आया था और उस टाइम पर दिल्ली में के एक इलाके में बहुत राइट्स चल रहे थे, उस टाइम पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया. उस समय काफ़ी चीज़ें अनअर्थ हुई, which told us that so much of money came from countries in the Gulf, especially Kuwait was one of them, which was sending, Qatar is another one, which is sending a lot of money into these organizations in the name of welfare work. तो उन चीज़ों को अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि दिस वन ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली मेकिंग फूल आउट ऑफ एवरीबडी, विच इज़ नॉट यूजिंग रिलीजन पर से एज देयर एजेंडा और एज देयर मोटिवेशन फैक्टर. जैसे आप बाकी ग्रुप्स के नाम देखेंगे तो वो बड़ी क्लियर कट इस्लामिक ग्रुप के नाम लगते हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, लबैक, फलाना. तो वो तो लग ही रहा है कि वो रिलीजियस आइडेंटिटी और एजेंडा पे लड़ रहे हैं. बट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज सच अ हाइब्रिड नेमिंग कि वो इट इज़ अपीलिंग टू द मासेस विच आर नॉट मुस्लिम, विच आर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम बोथ. सो इट इज़ एक्चुअली टारगेटिंग ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर नॉट, हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज एंटी नेशनल और एंटी इंडिया. बिकॉज वहीं पे फिर एक बात आ जाती है कम्युनिज्म की कि वो दे आर सूडो कम्युनिस्ट, दे आर नॉट इवन कम्युनिस्ट, दे आर सूडो कम्युनिस्ट हु डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिज्म, बट दे फाइट अगेंस्ट ऑल द कैपिटलिस्ट, अबाउट ऑल द ये हैव्स एंड हैव नॉट्स की लड़ाई को बना करके वो इन टाइप के ग्रुप्स के ट्रैप में फंस जाते हैं. अच्छा लगता है जब केरला के लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ लड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरा पता है दिल क्यों अच्छा लगता है. कोई भी आदमी, मैं कहता हूँ केरल, सिर्फ इतना सर्च करो गूगल पे, केरला से कितने लोग बाहर दुबई में नौकरी करने जाते हैं, सिर्फ इतना ही तो सर्च करना है आपको. जो वहाँ की रेमिटेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि वो शायद 4 स्टेट्स की मिला के भी नहीं होगी. आपको पता लग जाएगा फिर आप कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं लड़ रहे हो. बिल्कुल. आपके जो जितने मस्जिद हैं आज के दिन में, जितने बड़े बड़े मस्जिद आप देख रहे हो, चाहे वो कश्मीर में, यहाँ दिल्ली में ऐसी ऐसी मस्जिदें हैं जो कि फंडिंग के थ्रू बन रही हैं, और आप उनका ग्रैंड स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो आने वाले समय में ताजमहल को भी पीछे छोड़ देंगी इन स्ट्रक्चर्स. एक शॉकिंग बात बता दूं आपको, पता होगी आपको बट फिर भी बता देता हूँ. आपको पता है लुधियाना के अंदर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है. हमारे पास्टर जी भी अरेस्ट हो चुके हैं, बट वो चर्च बन चुका है. अच्छा, एक और मजेदार चीज है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड. टर्की के कारपेट्स मस्जिदों में ऑन रिकॉर्ड है. मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि स्टेट जो मंदिरों की तरफ अपना इग्नोरेंस इज अ ब्लिस वाला कॉन्सेप्ट लेके चलता है. मंदिर के पुजारी की, आपको पता है, अगर ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, ऑन एन एवरेज अगर तनख्वाह निकालें तो आपके हिसाब से कितनी होगी एक पुजारी की तनख्वाह? आप सिर्फ एक नंबर थ्रो कर दो मेरे पे. 20,000. वाओ, एक और नंबर थ्रो करो मेरे पे. नहीं, मुझे लगता है एक नंबर 10,000 से 20,000 के बीच में. 5,500 रुपीज.
एवरेज है ये तनख्वाह, जो कि उसे 4 लोग इकट्ठा करके दे देते हैं। और मैं पता है, मैं इसमें सरकार का भी नहीं मानता हाथ। एक किताब लिखी थी, एक कम्युनिस्ट थे, उन्होंने किताब लिखी थी, वो राइटर बन गए थे फिर राइट विंग। वो एकदम उनका, क्योंकि इफ यू आर अ कम्युनिस्ट एट द एज ऑफ 20 यू आर वाइज, इफ यू आर अ कम्युनिस्ट एट द एज ऑफ 30 यू आर अ फूल। सिंपल तो कॉन्सेप्ट है ना। और वो कम्युनिस्ट से राइट विंग राइटर बने, उन्होंने किताब भी लिखी थी हिंदू टेंपल के ऊपर, और उनकी किताब की पहली पन्ने पे लिखा था साफ साफ, हिंदुओं को अपना इतिहास कभी भी संजो के रखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इस कारणवश तुर्क, मुगल, चाइना, रशिया या जितने भी देश ने भारत पे आक्रमण करा, उन सब ने अपना अपना इतिहास इतने मोटे मोटे पन्नों में लिखवा दिया। बिल्कुल। पर भारत ने कभी भी अपना इतिहास संजोने में दिलचस्पी ही नहीं रखी। और बिल्कुल। इसी का आज एक कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम मुगल पढ़ते हैं। बट मुगल में भी मैं लेफ्ट और राइट दोनों से बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम से बात करते हैं। बट मैं इस बात से ज्यादा परेशान रहता हूं मैम, कि आप ये बात मानोगे आई थिंक आप बिल्कुल मानोगे, कि हम लोग कितना ग्लोरीफाई करते हैं इस चीज को कि मुगल्स मुगल्स मुगल्स। और अभी मैं लेफ्ट विंग के इतने सारे थिंकर्स और राइटर्स देखता हूं, बोलते हैं उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा। क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं उन्हें वो? अच्छा आप बताओ, क्यों ग्लोरीफाई करना पड़ रहा है 2023 2024 में राइट विंग को नेहरू को और लेफ्ट विंग को मुगल्स को? देख रहे हो आप एक्सट्रीम्स, मैंने कहा ना दोनों ऐसे मिल जाते हैं आपस में। ये क्यों हो पा रहा है? ये क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? एक्चुअली ये सबके रीज़न है आइडेंटिटी क्राइसिस। दे ऑल वांट रेलेवेंस। जब पार्टीशन हुआ या जब ये खिलाफत मूवमेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ें एक मूवमेंट का रीज़न इस्लाम को ये कह के था कि वी गॉट सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियोलॉजी। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, तो वी गॉट सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर आइडियोलॉजी दैट वी लॉस्ट द रेलेवेंस ऑफ आवर रिलीजन, और हमारा डाउनफॉल ही इसीलिए हुआ। सो नाउ टू रीगेन द रेलेवेंस ऑफ योर रिलीजन, टू रीगेन द पावर दैट द रिलीजन हैज़, दे स्टार्टेड दीज मूवमेंट्स। खिलाफत मूवमेंट है, हमने ऑटोमन एम्पायर को भी सपोर्ट किया उस टाइम पे, और देवबंद मूवमेंट भी इसीलिए शुरू हुआ था, बरेलवी मूवमेंट भी इसीलिए शुरू हुआ। सो ये सारे मूवमेंट्स का रीज़न ही ये था कि दे वांटेड रिवाइवलिज्म ऑफ द रिलीजन, रेलेवेंस ऑफ द रिलीजन एंड आइडेंटिटी। तो आज भी हम, नॉट ऑल, देर आर मैनी मुस्लिम्स ऑल्सो इन दिस कंट्री हु चैलेंज दीज एग्जिस्टिंग स्टोरीज ऑन रेलेवेंस ऑफ इस्लाम एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। उसको चैलेंज करने वाले भी काफ़ी हैं इस्लामिक कम्युनिटी में, बट मोर और लेस मेजॉरिटी जिनके लिए वो डे टू डे डिस्कशन का पार्ट है, वो उसको ग्लोरीफाई करते ही रहेंगे, बिकॉज वो, आई थिंक इट इज़ जस्ट इन देम कि हमें सप्रेस किया जाता है, हमें सप्रेस, वो बताने वाला कंटिन्यूसली जब तक है उनको, तब तक ये ग्लोरिफिकेशन का जो टर्फ है वो चलता रहेगा। अच्छा, उसामा बिन लादेन के बारे में रिसर्च करा था आपने कभी? मतलब हाँ, थोड़ा क्या कर रही है। कुछ बताओगे उसके बारे में, थोड़ा सा भी जो आपका मन करे? मुझे इतना पता है कि ही वॉज मतलब ही इंजॉयड रीडिंग, ही रेड अ लॉट, और ही वॉज ऑल्सो पोएटिक पर्सन बाय नेचर। तो उनके ये सारे काफी रोमांटिक आदमी भी थे वो। यस, मतलब पोएटिक बोलने का मतलब ये है कि वो, अच्छा वो कि ही वाज वेरी रोमांटिक। अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन रोमांटिसाइज द डेविल ऑल यू वांट, बट द डेविल रैप्ड इन सिल्क विल स्टिल बी द डेविल। यस। तो जब ओसामा बिन लादेन को यूएस पकड़ने गया था, तो आपको पता है उनके साइड में कितनी बीवियां थी? नो। 6। और उसमें से एक की उम्र 18 भी नहीं थी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ओसामा बिन लादेन की एक टांग नकली नहीं थी एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी, है ना? और ओसामा बिन लादेन एक स्टिक से चलता था। कितना रोमांटिक आदमी रहा होगा ओसामा बिन लादेन, है ना? और फिर उसे गोली हमारी, बट खत्म रोमांस, खत्म। एक उत्तर प्रदेश में कहावत भी है, बदमाश की जो एंडिंग होती है लाइफ में, वो 130 रुपए से हो जाती है। क्या होता है 130 रुपए, पता है ना आपको? बुलेट। सी